स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी हिंदी टीचर एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो 30 प्रश्न भाषा ज्ञान से पूछे ही जा रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में भी कई प्रश्न भाषा विज्ञान से पूछे जाते हैं। उसी को दृष्टि में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है, जिससे हिंदी भाषा के विकास की बेसिक और एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आगे शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा की प्रकृति कैसी है? संस्कृत भाषा की प्रकृति संयोगात्मक रही है। संयोगात्मक का अर्थ है कि जो विभक्तियां हैं वो संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि में जुड़ी रहती हैं, अलग से उनका कोई विधान नहीं था। यानी प्रत्यय और विभक्तियां इसमें जुड़ी होती हैं। अब हिंदी भाषा की प्रकृति की बात करें तो हिंदी और बांग्ला भाषाओं की जो प्रकृति है वह वियोगात्मक होती है। वियोगात्मक माने कि बहुत सामासिक जो होता है कि जो पद एक दूसरे से लगे होते हैं, उस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती है, वियोगात्मक होती है। यानी प्रत्यय और परसर्ग अलग से लगाए जाते हैं। अब इसे समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हिंदी में कहते हैं राम का, तो इसमें जो का है वो परसर्ग के रूप में अलग से लगा हुआ है। लेकिन जब इसी को संस्कृत में देखते हैं तो ये हो जाता है रामस्य। तो अब देखिए कि ये जो का हिंदी में अलग से है वो संस्कृत में संयोगात्मक रूप से एक पूरा का पूरा पद बन गया। तो इस रूप में संस्कृत भाषा की प्रकृति संयोगात्मक रहती है और हिंदी और बांग्ला भाषाओं की प्रकृति वियोगात्मक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऐसा पूछा भी जाता है परीक्षा में। आगे देखते हैं। यूरोप और एशिया के भौगोलिक आधार पर भारोपीय भाषा परिवार भारत और यूरोपीय भाषा परिवार बनता है। उसी के अंतर्गत आधुनिक आर्य भाषाओं और हिंदी की जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी, उनके विकास को समझने का एक वर्गीकरण तैयार किया गया है। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय निर्धारित किया गया। यह समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। ईसा पूर्व के साथ आप लोग जानते होंगे कि यह घटते क्रम में, यानी कि इसकी ऋणात्मक प्रवृत्ति है। यह 2000 से सन 1 की ओर आएगा और जो ईस्वी होती है वह 1 से आरंभ होकर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये 2000 से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है। इसका समय निर्धारित है। इसमें आपको जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इन दोनों का समय इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो विभाजन है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय निर्धारित किया गया उसी के बाद 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियों और भाषाओं का जिक्र आता है। पहली है पाली। पाली का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आपको ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में अंतर को समझना है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे भी हम उसका भी निराकरण कर लेंगे कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है, ताकि कोई भ्रम न रहे। और तीसरा वर्गीकरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से इस्लाम के आगमन के वक्त, एक तरह से मान लीजिए वही टाइम पीरियड है, तब से लेकर के अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय चल रहा है। अब देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत वह है जो लोक में बोली जा रही थी। वैदिक संस्कृत वह है जो जिनमें वेदों की रचना, शास्त्रों की रचना की जा रही थी। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो भाषिक विशेषता थी इसमें क्या थी। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें 3 लिंग होते थे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 लिंग, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
द्विवचन पे आपको ध्यान रखना है कि द्विवचन इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं यानी संस्कृत वाला जो ये टाइम पीरियड है तब तक ही चलता है, उसके बाद द्विवचन का लोप हो जाता है। कारकों की संख्या इसमें 8 थी, 3 लिंग 3 वचन और कारकों की संख्या 8। आगे देखते हैं कि जब ये पाली प्राकृत यानी मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंतर्गत पाली प्राकृत में इनकी क्या स्थिति रहती है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे जा रहे थे। गौतम बुद्ध के वचन इसी भाषा में लिपिबद्ध हैं। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा माना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के वचनों का संग्रह किस भाषा में है तो पाली, और पाली किसे भारत की प्रथम देश भाषा माना जाता है, वह है पाली भाषा। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई जब यह पूछा जाए तो वो भी पाली भाषा में। पाली भाषा का जो क्षेत्र है वह इसे मध्य देश की बोली माना जाता है। अब देखिए इसमें 3 लिंग और 2 वचन यानी द्विवचन का लोप हो गया। अब बचा क्या, एक वचन और बहुवचन। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी संस्कृत वाली उसमें 3 लिंग 3 वचन थे। जब पाली में यह पहुंच करके द्विवचन गायब हो जाता है तो केवल 2 वचन बचते हैं। कारक जो संस्कृत में 8 थे वो पाली में पहुंचकर 6 रह जाते हैं। प्राकृत भाषा को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तो किस भाषा को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं, तो प्राकृत भाषा को ही साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है वररुचि व्याकरणाचार्य हैं प्राकृत भाषा के। वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, महाराष्ट्रीय प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत और मागधी प्राकृत। ये आपको ध्यान रखना है कि वररुचि ने प्राकृत भाषा के कितने भेद बताए हैं, तो 4 भेद। जैन धर्म का जो साहित्य है वह प्राकृत भाषा में रचा गया है। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वह पाली भाषा में, जैन धर्म का प्राकृत भाषा में रचा गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद को। इनकी पुस्तक का नाम प्राकृत व्याकरण है। अब यहाँ तक हो गई पाली प्राकृत की बात। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा को विद्वानों ने संधिकालीन भाषा कहा है। किस भाषा को विद्वानों ने संधिकालीन भाषा कहा है, अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रामाणिक जो प्रयोग है वह पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे एकदम सतर्कतापूर्वक ध्यान रखिएगा। और मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को ण भाषा कहा है। बहुत ही दिलचस्प है, ये इस तरह का नाम कोई रखता नहीं है, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी जी ने अपभ्रंश भाषा को ण भाषा कहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश भाषा को आभीरों की भाषा कहा है, आम्भीरादि गिरयः। तो किसने अपभ्रंश को क्या कहा है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। अपभ्रंश की जो प्रवृत्ति है वह उकार बहुला है। ज़्यादातर अपभ्रंश की जो शब्द होंगे वो उकार बहुला होंगे, उसमें ऊ का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। अपभ्रंश में केवल 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 वचन, एक वचन और बहुवचन ही रह गए। अब देखिए कि इसमें कैसे बदलाव होता गया कि प्राचीन जो संस्कृत भाषा थी उसमें 3 वचन 3 लिंग थे। जैसे ही पाली में आए तो द्विवचन गायब हो गया, केवल एक वचन और बहुवचन रह गया। अपभ्रंश में पहुंचकर लिंग भी जो नपुंसक लिंग था वो भी गायब हो गया। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही बचता है अपभ्रंश में। आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे माना जाता है, अपभ्रंश से। ठीक, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन हिंद आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है, गुजराती आती है। ये वर्गीकरण आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौरसेनी
अपभ्रंश से। शौरसेन माने सूरसेन, सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र और राजस्थान का भरतपुर ये वाला क्षेत्र लगता है, इसलिए इसे शौरसेनी अपभ्रंश कहा गया है। और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का विकास इसी से हुआ है। आगे देखिए मागधी अपभ्रंश, मगध का जो क्षेत्र है बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया बोलियों का उदय हुआ, उनका विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी बोलियों का विकास हुआ, उनमें अवधी बहुत ही प्रधान है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, लहंदा और पंजाबी, इन सब का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम खड़ी बोली हिंदी के बारे में, मानक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तब ये हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। और इसी पर हमारा अगला वीडियो आधारित होगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन तीन में इसका वर्गीकरण हुआ। इनमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। और इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, कारक, लिंग, वचन, इन सब को लेकर के भी जो डिटेल यहाँ पे बताया गया, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मानक हिंदी के बारे में और हिंदी की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।